हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे एनोवा के। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें ये आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि हमने स्टेप्स जो फॉलो किए हैं वो क्या क्या है। तो जैसे स्टेप 1 क्या होता है, हमेशा ही हमें एक नल हाइपोथेसिस सेटअप करना है। देन हमें एक रॉ स्कोर का टेबल, जैसे ऊपर हमने करा था, सेट द रॉ स्कोर्स इन द टेबल। तो वो टेबल जो हमारा रॉ स्कोर का होता है जिसमें हम x1 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर, ऐसे करके सारे ग्रुप्स लिखते हैं, वो रॉ स्कोर टेबल बनाया जाता है। थर्ड होता है कि हमें जो इंडिविजुअल स्कोर को स्क्वायर करना होता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया अभी। फिर ऑब्टेन द सम ऑफ रॉ स्क्वायर्स, इन सबका टोटल सम चाहिए होता है हमें। सम भी चाहिए होता है हमें, स्मॉल एन भी चाहिए हमें, कैपिटल एन भी चाहिए, मतलब जितने ग्रुप्स है, और के भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद ऑब्टेन द ग्रैंड सम ऑफ रॉ स्कोर्स एंड द स्क्वायर ऑफ रॉ स्कोर्स। ग्रैंड सम ऑफ रॉ स्कोर्स मतलब ये जो रॉ स्कोर्स हैं इनका सबका सम, और इनके जो स्क्वायर्स हैं ये इनका सबका सम। तो ये ग्रैंड सम हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें नीचे फॉर्मूलेज में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम करेक्शन टर्म निकालते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करने लगते हैं तो हमारा पहला स्टेप हो जाता है करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म में हम क्या करते हैं, सारे जो सम है उनके स्क्वायर को उनको ऐड करके उनके स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एन से। तो ये हमारा करेक्शन टर्म आ जाता है। फिर सेकंड स्टेप में हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल निकालते हैं, जिसमें हम जो स्क्वायर है उसका टोटल करके करेक्शन टर्म से माइनस कर देते हैं। तीसरे स्टेप में हम सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप निकालते हैं, जिसमें हम जो हमारे स्क्वायर्स हैं उसको डिवाइडेड बाय एन करके बारी बारी डिवाइड करके फिर ऐड करते हैं, और फाइनली माइनस कर देते हैं करेक्शन टर्म से। फिर नेक्स्ट हमारा चौथा स्टेप जो आता है उसमें हम स्टेप नंबर जो हमारा 2 और 3 आया है, स्टेप 2 और 3 को आपस में माइनस कर देते हैं। तो वो हमारा SSW यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बिटवीन द ग्रुप्स आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है हमारे टेबल में, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है उसका होता है K-1 अमंग द ग्रुप का, और बिटवीन द ग्रुप जो डिनोमिनेटर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका होता है N-K। तो जब हम मीन निकालते हैं तो अगला स्टेप हमारा एक्चुअली 4 के बाद फिफ्थ ये वाला आता है, ये वाला फिफ्थ हमारा स्टेप आता है कि हमें मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है और मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप निकालना है। तो हम क्या करते हैं, SSA को K-1 से और SSW को N-K से डिवाइड करके ये दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा समरी टेबल बनता है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज इस तरीके से टेबल बना के उसमें लिख देते हैं। जो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ वेरिएंस लिखा हुआ आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं अमंग द ग्रुप, यहाँ बिटवीन द ग्रुप्स। फिर यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन करते हैं K-1 N-K। फिर इसके नेक्स्ट टेबल में हम मीन वैल्यूज लिखते हैं, तो MSS ऊपर लिख देते हैं, नीचे MSSA की वैल्यू लिख देते हैं, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसके नीचे MSSW, और लास्ट में हम एफ रेशो निकाल देते हैं। तो समरी टेबल बनता है। फिर इसमें हम एफ रेशो निकालते हैं और एफ रेशो को हम टेबल से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट। तो जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से छोटी आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर है हमारी जो टेबल वैल्यू से छोटी आएगी अगर, तो ही हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। अब इसमें assumptions क्या है, द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हैज अ नंबर ऑफ assumptions। नंबर ऑफ एजम्पशन मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम की जाती हैं। पहली ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द पॉपुलेशन अंडर स्टडीज नॉर्मल, कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है जो भी पॉपुलेशन है। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस एक सिमिलर है इन सबके, जो वेरिएंस है अलग अलग ग्रुप्स के वो सिमिलर है। तीसरा ये एजम्पशन होता है कि सैंपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप सेलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय यूजिंग रैंडम मेथड, हमें रैंडम मेथड से सेलेक्ट किया है हमने सैंपल्स को।
और चौथा एजम्पशन जो हम अपना नल हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मीन में। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस जो हम एज्यूम करके चलते हैं चौथा, कि सबके मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जितने भी ग्रुप्स हैं। रिलेशन बिटवीन एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट क्या है, क्योंकि हमने देखा कि हम पोस्ट हॉक जब कंपैरिजन करते हैं, अभी हमने एक लास्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हम एक पोस्ट हॉक कंपैरिजन करते हैं जिसमें हम टी टेस्ट भी निकालते हैं जब आपस में ग्रुप का कंपैरिजन करना होता है। तो इस केस में कह रहे हैं कि टी टेस्ट को तब फॉलो करते हैं जब एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है। टी टेस्ट को जब हम फॉलो तभी करेंगे जब एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है। एफ टेस्ट इज फॉलोड व्हेन टी वैल्यू इज नॉट फाउंड, और टी से अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो हम एफ के पास जाते हैं। तो टी से पहले हम करें, अगर हमें कोई रिजल्ट ना मिले तो हम एफ टेस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। बिकॉज विद इन द ग्रुप वेरियंस इज नॉट, क्योंकि टी टेस्ट में हमने देखा था कि विद इन द ग्रुप्स हम नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ मीन को कंपेयर कर रहे थे, आपस के अंदर के जो वेरियंस है उसको नहीं कर रहे थे, जो एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था इस ब्लॉक के। तो टी टेस्ट से अगर हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है या हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा तो हम एफ टेस्ट करते हैं। देयर इज अ फिक्स्ड रिलेशन, इन दोनों के आपस का फिक्स्ड एक रिलेशन होता है, वो ये होता है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होता है, और टी निकालना हो तो ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट एफ हो जाता है। तो ये इनका फिक्स रिलेशन है। मेरिट्स एंड डी मेरिट्स या एडवांटेजेस पहले हम देख लेते हैं। इट इज़ द इम्प्रूव टेक्निक, तो टी टेस्ट से ज़्यादा बेटर है, जेड टेस्ट से भी ज़्यादा बेटर है, आपने देखा, क्योंकि इसमें हम वेरिएंस विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप भी देख रहे हैं, ग्रुप के बीच में आपस में कितना वेरिएंस है। ऑब्वियसली इन दोनों से ज़्यादा बेटर टेक्निक है। टेक्निक इज यूज फॉर एसरटेनिंग डिफरेंस अमंग सेवरल ग्रुप्स, इसमें हम कई सारे ग्रुप्स को एक साथ ले सकते हैं। इट कैन इन्वॉल्व मोर देन वन वेरिएबल, हम इसमें मोर देन वन वेरिएबल स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स और उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। इट इज इन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सिंपल रैंडम डिजाइन एंड लेवल्स एक्स ट्रीटमेंट डिजाइनर बेस्ड ऑन वन, मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं जिसमें ना रैंडम डिजाइन के साथ साथ एनोवा का यूज करके डिजाइन करा होता है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि उसमें बड़े सारे लेवल्स होते हैं। ये चीज आप अभी तब समझ जाओगे जब हम ये 2 वे एनोवा करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो उसमें ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ये पॉइंट। इफ टी इज नॉट सिग्निफिकेंट एफ मस्ट बी फॉलोड, और हमेशा ही टी अगर हमें गड़बड़ लगे तो हमें एफ फॉलो करना चाहिए, ये इसका मेरिट है। डीमेरिट क्या है, वी हैव सीन दैट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। डीमेरिट ये है कि नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, होमोजिनिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ये डीमेरिट है। एफ वैल्यू प्रोवाइड्स ग्लोबल फाइंडिंग but it cannot specify the inference, therefore complete analysis of variance t test is followed। अब t test कब फॉलो करना पड़ता है, जब हमें लगता है कि आपस में भी तो कंपेयर करके देखें कि कौन सा बेटर है। तो एक ग्लोबल वेरिएंस तो एफ से मिल जाता है कि एक ओवरऑल क्या है, बट लेकिन अंदर अंदर अगर हमें दो दो ग्रुप्स का आपस में करना है, जैसे एफ वैल्यू से हमें ग्लोबल फाइंडिंग का मतलब क्या है कि अगर 4 ग्रुप हैं तो चारों में से चारों के मीन में आपस में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमें एक ग्लोबल फाइंडिंग तो एफ टेस्ट से मिल जाती है। बट अगर हमें ए और बी, ए और सी, ए और डी ऐसे देखना है, जो हमने एग्जाम्पल 2 में भी करा था, उस केस में हमें टी टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं काफी सारे, खैर वो तो टी टेस्ट वगैरह में भी आ जाता है। फॉर द यूज ऑफ एफ टेस्ट द स्टैटिस्टिकल टेबल वैल्यू असेंशियल है, हमें एफ टेबल जरूरी है। एफ टेबल एंड प्रोसीजर टू यूज, ये बता रहे हैं आपको कि एफ टेबल कैसे यूज करना है। जैसे टी टेबल हम कैसे करते हैं, टी टेबल में तो ऐसे होता है कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिखी होती है, और आपकी ये जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो यहाँ लिखा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और अगर हम जी टेबल अपना याद करें तो जी टेबल में क्या होता है कि आपके जो सिग्निफिकेंस लेवल या आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उसके आपका कुछ आगे का जो नंबर होता है, जैसे अगर 2.32 है तो 0.2 यहाँ होता है, या 2.0 इधर लिखा होता है, और 0.03 यहाँ लिखा होता है, तो वो हम इस तरीके से मैच करके ऐड करते हैं। तो जी स्कोर का और टी टेबल का देखने का हमने देख लिया मेथड। एफ टेबल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एफ टेबल में हम कैसे देखते हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी 2 आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
जिसको हम पहले ऐसे लिखते हैं 3 and 12 इस तरह से लिखते हैं, और इस ऊपर की तरफ यहाँ न्यूमरेटर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, और यहाँ सारे डिनोमिनेटर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हम ऐसे देखते हैं, 3 और 12 का देखना है तो 3 के नीचे जाएंगे और वहां तक देखेंगे जब तक 12 नहीं आ जाता, और 12 के सामने। तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं। तो ये वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि इस तरीके से एफ टेबल देखा जाता है। तो ये यूनिट आपका यहाँ खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक 3 का यूनिट 4 है अब, जिसमें हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है। यूजुअली द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टेकन साइमल्टेनियसली। इट हैज टू मेन इफेक्ट्स, वन इंटरेक्शनल और जॉइंट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल लेते हैं जिसका इफेक्ट एक दूसरे पे होता है, और अनोवा में हम दो या दो से ज्यादा इस तरीके से करते ही हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इंटेलिजेंस IQ ऑफ लेवल ऑफ बॉयज गर्ल्स इन क्लास 8। IQ लेवल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 8, उनका अगर हमने IQ लेवल करना है स्टडी या उनको कंपेयर करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, लेवल ऑफ SES, दैट मीन्स लेवल ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ये कंपेयर करेंगे इंटेलिजेंस को। अब ये दो वेरिएबल हो गए जिसका हम जैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में हाई है, एवरेज है, लो है। ये तीन तरह के स्टेटस हो सकते हैं, हाई लेवल हो सकता है, एवरेज, लो। और इस तरफ बॉयज और गर्ल्स है, दो जेंडर है, ठीक है। अब बॉयज में लिखा हुआ है कि ये मीन जो है, मीन किसका है, ये बॉयज का है जो हाई लेवल ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से है, और ये जो मीन है वो उन गर्ल्स का है जो हाई लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक, जो गर्ल्स और बॉयज दोनों, ठीक है। यहाँ पे उन बॉयज का है जो एवरेज स्टेटस के हैं, उन गर्ल्स का है जो एवरेज स्टेटस की है। ये उन बॉयज का है जो लो स्टेटस के हैं, ये उन गर्ल्स का है जो, और ये साइड में सारा टोटल कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो वेरिएबल्स हैं, एक की वजह से दूसरे में कितना फर्क आ रहा है। यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस लेवल से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का आपस में क्या रिलेशन है। और उसके अंदर भी इन्होंने सब ग्रुप्स बनाया हुआ है, तो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे टू वे एनालिसिस हो रहा है। उसके बाद ये इन्होंने आपको यहाँ समझाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म्स किस चीज की लिखी हुई है। तो फ्रॉम द अबव 3x2 कंटीजेंसी टेबल, 3x2 कंटीजेंसी टेबल कैसे हुआ, ये कितना है 1 2 3, और ये कितना है 1 2, तो 3x2 कंटीजेंसी टेबल। It is clear first you have to study the significant difference in the mean column wise or vertically to compare the intelligence level of the students belonging to different categories. तो पहले हमें ये देखना है कि क्या हाई, एवरेज और लो इनका आपस में डिफरेंस है या नहीं है। क्या ये हाई वाला और एवरेज वाला और लो वाला बराबर है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस बोलता है। हमें ये टेस्ट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यू हैव टू स्टडी द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन्स रो वाइज हॉरिजॉन्टली टू कंपोज द इंटेलिजेंस लेवल। उसके बाद हमें फिर ऐसे देखना है रो वाइज, यानी कि ये वाला और ये वाला, कि मीन बॉयज और गर्ल्स का बराबर है, ठीक है। तो पहले हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देन यू हैव टू स्टडी द इंटरेक्शनल एंड जॉइंट इफेक्ट। अब हमने ये देख लिया पहले कि ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई, एवरेज और लो आपस में मीन, इन लोगों का आपस में इंटेलिजेंस लेवल बराबर होता है या अलग होता है, या ज़्यादा फर्क होता है, नहीं होता है। फिर हम ये देखेंगे जेंडर वाइज बॉयज गर्ल का कुछ फर्क होता है या नहीं होता है। उसके बाद इन दोनों का इंटरेक्शन देखेंगे आपस में। इंटरेक्शन मतलब अगर बॉय हाई एवरेज लो में आ जाए तो क्या फर्क आएगा, गर्ल्स हाई एवरेज लो में आ जाए तो पहले मतलब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। हम पहले हम सिर्फ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से देख रहे हैं कि कोई फर्क आता है इंटेलिजेंस लेवल में लोगों की। कोई एक लड़का है जो बहुत हाई स्टेटस का है, कोई लो का है, तो क्या उसमें कोई फर्क है। फिर हम जेंडर वाइज देख रहे हैं कि लड़का लड़की में कोई फर्क आता है इंटेलिजेंस लेवल में। फिर हम इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन देख रहे हैं कि क्या अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और जेंडर को आपस में देखें तो उससे और जेंडर से कोई फर्क आता है।
तो वो आपस में इंटरेक्शन जब हम देखते हैं उसको इंटरेक्शनल इफेक्ट या जॉइंट इफेक्ट बोलते हैं ऑफ सेक्स एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो हमें वहां पे कॉलम और रो दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे दो ग्रुप से ज्यादा हो गए, एक स्टडी इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरेक्शनल इफेक्ट। एक तो हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम इंटेलिजेंस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके अंदर भी हम इंटरेक्शनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इस केस में हम टू वे एनोवा का यूज करेंगे। इन टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक द फॉलोइंग टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर टेस्टेड। तो किस तरह के इफेक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल ऑन डी एंड वी। ये डी एंड वी नहीं है, सॉरी, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये की वो है, शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने इसको लिखा हुआ है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कह रहे हैं किसी एक वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क आ रहा है, फिर दूसरे वेरिएबल का डिपेंडेंट, ये भी डी होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले एक वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या असर हो रहा है, फिर दूसरे का डिपेंडेंट पे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद तीसरे में आपस में इन दोनों का क्या हो रहा है, ए और बी का, इस तरीके से। तो इसमें टेबल, समरी टेबल ऐसे बनता है जैसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लिखते हैं कि ग्रुप ए के आपस के बीच में, ग्रुप ए जो है उनका बीच में आपस में जो है उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा, मतलब ए के अंदर कितने ग्रुप्स है, बी के अंदर कितने ग्रुप्स है। मान लो ए आपका बॉयज है, तो बॉयज में कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो 3 - 1। गर्ल्स में कितने बन रहे हैं, बी आपका गर्ल्स है, उसमें कितने बन रहे हैं। फिर ए और बी का आपस में इंटरेक्शनल इफेक्ट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर विद इन द ग्रुप है, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल जो हमारे एन है बड़ा वाला, उसमें से ये माइनस करके। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे टेबल लंबा हो गया है, बड़ा हो गया टेबल, इसमें 3-4 चीजें आ गई हैं। फिर ऐसे ही अमंग द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप हम निकालते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन भी अमंग द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एफ रेशियो में भी पहले अमंग द ग्रुप इसका डिवाइड किया बिटवीन द ग्रुप से, फिर इसका बिटवीन द ग्रुप अमंग द ग्रुप से किया, मतलब पहले ए का किया, फिर बी का किया, फिर उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को किया। तो 3 एफ रेशियोज आ जाती है। फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एफ रेशियो वी हैव टू इवेल्युएट ईच एफ रेशियो वैल्यू। अब एक एक एफ रेशियो वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे कि तीनों में से कौन सी सिग्निफिकेंट है, कौन सी सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल दी एफ obtained एफ रेशियोज में फाउंड इनसिग्निफिकेंट में भी फाउंड, मतलब ये भी हो सकता है कि तीनों ही इनसिग्निफिकेंट आ जाएं आपकी। इसका मतलब क्या है कि देर इज नो इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरेक्शनल इफेक्ट, मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई आपस में कोई फर्क नहीं है। अगर तीनों वैल्यूज ही आपकी इनसिग्निफिकेंट आ जाती हैं, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब इतना फर्क आ ही नहीं रहा है कि हम उसको रिजेक्ट करें, वो एक्सेप्ट हो गया आपका नल हाइपोथेसिस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इनका कोई असर नहीं हो रहा है, तो नल हाइपोथेसिस आपका रिटेन हो जाएगा। अगर दोनों सिग्निफिकेंट आ जाती हैं 0.5 या 0.1 लेवल पे, पहले 0.5 पे देखते हैं हम हमेशा, पहले 0.5 फिर 1 पे जाते हैं, तो दोनों ही अगर सिग्निफिकेंट आ जाती है तो मतलब फर्क है, तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर हम उसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, पोस्ट हॉक कंपैरिजन करेंगे, टी टेस्ट करेंगे। तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तभी हम आगे टी टेस्ट करेंगे, उसका पोस्ट हॉक कंपैरिजन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे टू वे एनालिसिस में। ओके okay, now at least 1 or 2 obtained f ratio will be found significant, thus null hypothesis may partially be retained. In such condition too we have to do further calculations for making post hoc comparison. अब ये कह रहे हैं कि तीनों एफ रेशियोज जो यहाँ पे है, तीनों में से भी तो हो सकता है कि 2 सिग्निफिकेंट आ जाए, एक ना आए। तो अगर आपका ऐसे भी आता है तो भी हमें आगे पोस्ट हॉक कंपैरिजन करना है, टी टेस्ट करना है। तो इसी चीज को अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमें। अब यहाँ पे देखो, एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइप ऑफ पर्सनालिटी, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल एंजाइटी, क्योंकि हमारे टाइप ऑफ पर्सनालिटी से हमारे एंजाइटी में फर्क पड़ता है। मतलब पर्सनालिटी अपने जैसे क्लास 12th में थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो हार्डी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनको एग्जाइटी नहीं होती जल्दी, तो उस तरह से पर्सनालिटी में फर्क आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि रिसर्चर वांटेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी
एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, दो तरह की पर्सनालिटीज इन्होंने ले ली है। ऑन दी अकेडमिक अचीवमेंट ऑफ दी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, के इसका अकेडमिक अचीवमेंट में क्या असर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 20 अंडर ग्रेजुएट्स लिए हैं। 20 कैसे हुए आपके अंडर ग्रेजुएट्स, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं और ये 5 लोग हैं। ये कौन से हैं 5? पहले वाले जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं जिनकी हाई एंजाइटी है। ये 5 कौन से हैं? जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं लेकिन लो एंजाइटी है। ये वाले इंट्रोवर्ट्स हैं हाई एंजाइटी, और ये इंट्रोवर्ट्स हैं लो एंजाइटी। तो अगर हम कैपिटल एन देखें तो हमारा 20 आ रहा है, लेकिन अगर हम स्मॉल एन देखें तो 4 एन है, N2 N3 N4 4 है, और चारों ही इक्वल टू 5 है। और के कितना हो गया हमारा? के अगर हम अब इसमें के क्या होता है ना, जैसे सिर्फ एक्सट्रोवर्ट में देखें तो दो ग्रुप्स हैं, हाई और लो एंजाइटी। इंट्रोवर्ट में देखें तो 2 हैं। तो अगर हम बिटवीन द ग्रुप देखें तो दो हैं ग्रुप्स, तो के 2 हो गया। अब इसमें हमने क्या डिटरमिन करना है? द इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरेक्शनल इफेक्ट ऑफ एंजाइटी एंड द टाइप ऑफ पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी का एंजाइटी पे क्या इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंटली भी और इंटरेक्शनल भी, कि एक्सट्रोवर्ट हो तो और इंट्रोवर्ट हो तो आपस में। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे टाइप ऑफ पर्सनालिटी, और वो कौन से हैं? 2 एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एंजाइटी के भी 2 लेवल हैं, हाई एंजाइटी लो एंजाइटी। तो अब इसमें देखो नंबर ऑफ टोटल ग्रुप्स तो 4 ही हैं हमारे, जो कि अगर टोटल देखा जाए तो 2 तो 4 हो गए। N 5 है, एन और कैपिटल N 20 है। HO यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑन लेवल, मतलब पर्सनालिटी का इफेक्ट के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। ये 2x2 टेबल में अरेंज होगा। 2x2 टेबल में क्यों अरेंज होगा ये? क्योंकि आपका एक्सट्रोवर्ट के नीचे हाई और लो आ जाएगा, इंट्रोवर्ट के नीचे हाई और लो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2x2 टेबल में अरेंज हो गया है। यहाँ पे भी 2x2 ही था, 2 इधर है 2 इधर है, तो 2x2 ही है वो। तो फिर अब ये स्कोर यहाँ लिख दिया है यहाँ पे x1 कौन सा लिया है इन्होंने? जो आपका एक्सट्रोवर्ट हाई एंजाइटी है, इसको इन्होंने x1 बोला है, एक्सट्रोवर्ट हाई एंजाइटी को। फिर आपका लो एंजाइटी वाला जो है, एक्सट्रोवर्ट का लो एंजाइटी वाला, इसको x2 बोला है। तो एक्सट्रोवर्ट का लो एंजाइटी ये x2 है, ठीक है। फिर इंट्रोवर्ट में हाई एंजाइटी x3, तो इंट्रोवर्ट में हाई एंजाइटी ये वाला x3 की वैल्यूज हैं, ये सारी नीचे कॉपी कर दी है जो। और x4 में कौन सी वैल्यूज ली हैं? इंट्रोवर्ट में लो एंजाइटी वाला। तो जो इंट्रोवर्ट में लो एंजाइटी वाली वैल्यूज हैं ये x4 में कॉपी कर दी है। इस तरीके से इन्होंने अपने रॉ स्कोर लिख दिए, उनको स्क्वायर कर दिया जो हमें चाहिए होता है। फिर नीचे हमें पता है कि हमें इन सबका टोटल चाहिए होता है सबका, ठीक है। अब मीन भी निकाल लिया है, ये सब तो वो एनोवा में भी हमने किया था, वही चीज रिपीट हो रही है। सबसे पहले करेक्शन टर्म, पहला स्टेप सेम है कि जो इनके इंडिविजुअल स्कोर्स का टोटल करके उसको नंबर कैपिटल एन से डिवाइड करो तो हमारा करेक्शन टर्म आ जाता है। फिर दूसरा स्टेप भी वही है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकाल लेंगे, तो जो इनके स्क्वायर्स हैं उनको टोटल करके उसको माइनस कर देना है करेक्शन टर्म से, तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी सेम आ जाता है, SST वाला। ओके, थर्ड वाला भी सेम है हमारा स्टेप, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप निकाल लेंगे। तो आपस में जो ग्रुप्स का सम ऑफ स्क्वायर है उसका हमने कैसे निकालना है? जो हमारे इंडिविजुअल स्कोर है उनको हमने स्क्वायर करके n से डिवाइड करना है चारों को, तो ये आ गया। और फाइनली उसको किससे माइनस करना है? CX से माइनस करना है, ये माइनस है। तो ये हमारा ऐसे यहाँ तक तो हमें सब कुछ सेम करा है हमने अभी तक, जो हमने वन वे अनोवा में भी किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन द ग्रुप था पहले, सिर्फ बिटवीन द ग्रुप में हम आपस में ग्रुप के जो ले लेते थे टोटल और उसको करते थे। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? पहले इन्होंने x1 और x2 के टोटल को स्क्वायर करके नीचे डिवाइड कर दिया n1 n2 से। खैर n1 n2 हो n3 n4 हो उससे तो इतना फर्क नहीं, क्योंकि 5 5 ही आएगा हर जगह। तो इन्होंने x1 का समेशन x2 के समेशन को स्क्वायर कर दिया है। x1 का समेशन हमारा 68 और x2 का समेशन हमारा 71 है। तो 68 + 71 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 5 + 5, तो ये चीज करिए ऐसे। फिर इसको प्लस किया है 3 और 4 के स्क्वायर को टोटल करके उसके साथ, तो 3 और 4 यानी कि हमारा 77 और 61 है 3 और 4 का टोटल, तो 77 + 61 को टोटल किया, 77 एंड 61, 3 और 4, उसको टोटल करा, स्क्वायर करा, डिवाइडेड बाय 5 + 5, इस तरीके से ये करा है। तो इनका ये जो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ए ग्रुप निकाला इन्होंने, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ए ग्रुप, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ए ग्रुप में इस तरीके से करके इन्होंने ये वैल्यू निकाल ली है। अब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन बी ग्रुप्स कर रहे हैं, बी ग्रुप यानी लेवल ऑफ एंजाइटी वाले जो ग्रुप्स हैं। ए का मतलब था लेवल ऑफ पर्सनालिटी के थे जो, अब बी का मतलब है लेवल ऑफ एंजाइटी। तो लेवल ऑफ एंजाइटी जो है आपका हाई लो, इस तरीके से इनके सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे। तो पहला इन्होंने लिया 68 + 77। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो 68 कौन सा है, 68 ये वाला है और 77 ये वाला है। 68 लिया 70, यानी कि 1 और 3 ऐसे लिया है, 1 और 3, ऊपर हमने 1 और 2 लिया था, यहाँ इन्होंने 1 और 3 लिया है, और दूसरे में 71 + 61 किया है, यानी कि ये वाला 71 और ये 61, दैट इज 2 and 4, 2 and 4, दूसरे में इन्होंने 2 और 4 का टोटल किया है, और ये इनकी वैल्यू आ गई है बिटवीन बी ग्रुप्स की। तो पहले बिटवीन ए ग्रुप्स का निकाला, यानी कि पर्सनालिटी का आपस में करके देखा, जब इन्होंने 1 2 एक्सट्रोवर्ट के अंदर ही अंदर, ये 1 2 क्या लिया था हमने पहले, 1 और 2 यानी दोनों एक्सट्रोवर्ट, 3 और 4 यानी दोनों इंट्रोवर्ट, पर्सनालिटी के बीच का निकाला। फिर हमने 1 और 3 लिया यानी कि हाई एंजाइटी वाले दोनों, और हमने 2 और 4 लिया यानी कि लो एंजाइटी वाले दोनों। समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे किया हुआ है? ये हमने यहाँ क्या किया है, दोनों ही एक्सट्रोवर्ट्स को ऐड करा, दोनों ही इंट्रोवर्ट्स को ऐड करा। यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों ही हाई एंजाइटी वालों को ऐड करा है, दोनों ही लो एंजाइटी वालों को, ऐसे करके करा है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो भी उसी तरीके से है, जिसमें हम इनकी इंटरेक्शन देखेंगे आपस में। इंटरेक्शन में क्या करना है, हमने जो SSA निकाला हुआ है उसको माइनस करना है। SSA यानी कि ये वाला, ये जो हमारा कौन सा स्टेप था SSA का, ये था स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये वाला, इसको हमने माइनस करना है बिटवीन ए ग्रुप वाले को इसमें से, और बिटवीन बी ग्रुप वाले को। तो जो हमारा SSA और उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपस में माइनस हो रहे हैं, तो ये हमारा SSA × B की वैल्यू आ रही है ये। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा जो आएगा स्टेप नंबर 7, उसमें हम वैसे ही करेंगे जैसे हम 1 वे में करते थे, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, जिसमें हम SST - SSA करते हैं। तो इसमें भी ये नहीं आएगा, ये इन्होंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, यही आपका सिंपल जैसे SST - SSA हम ऑलरेडी 1 वे में भी करते हैं, वैसे करके आपका सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप आ जाएगा। अब इन सब के बाद हम टेबल बनाएंगे ये वाला, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। तो टेबल में जैसे पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 है, दूसरा K1 - 1 जो पर्सनालिटी के बीच का हमने निकाला था। अब इसमें देखो पहले अमंग द ग्रुप तो टोटल है, टोटल K है, तो उन्होंने 4 लिया है K, टोटल तो 4 ग्रुप है ना, हाई एंजाइटी, लो एंजाइटी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, 4 है, तो K 4 ले लिया। लेकिन अगर सिर्फ पर्सनालिटी की बात करें तो 2 ही टाइप की पर्सनालिटी है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो यहाँ K1 2 आ जाएगा। एंजाइटी भी 2 ही टाइप की है, लो एंजाइटी, हाई एंजाइटी, तो यहाँ पे भी K2 2 आ जाएगा। तो K-1 K-1 सब में कर दिया। अब इंट्रैक्शन वाले में K कितना है, A × B में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। एंड देन विद इन द ग्रुप में जो हमारा ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं n - K, तो टोटल n हमारा 20 है, माइनस K नंबर ऑफ ग्रुप 4 हैं टोटल, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम बन गया।
सम ऑफ स्क्वायर में हमने जितने जितने ऊपर निकाले हैं वो सारे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। पहले अमंग द ग्रुप हमारा आया था, फिर हमने बी विद इन द ग्रुप निकाला था जिसमें हमने पहले पर्सनालिटी का निकाला था, उसके बाद हमने एंग्जाइटी लेवल का निकाला था 0.05 एंड 8.45 यहाँ पे। तो ये हमने पहले बिटवीन ए ग्रुप्स में निकाला था, दोनों एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज को ऐड करके। तो ये हमारा आया था एक ए का। फिर ये 8.45 हमारा बी का आया था, तो ये हमने यहाँ ऐसे मेंशन करा हुआ है। फिर लास्ट में ए और बी का जो आया हमारा वो मेंशन कर दिया, विद इन द ग्रुप का मेंशन कर दिया। तो ये सारी चीजें जो ऊपर कैलकुलेट करी यहाँ लिख दी हैं। फिर हमने मीन निकालना है, तो मीन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ वैल्यूज आती है इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं मीन में। तो इन्होंने इस वैल्यू को उससे डिवाइड कर दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो ये आ गया। ऐसे ही इस वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया जो कि 1 ही थी, तो यही आया। इसको भी ऐसे ही किया है, इसको भी ऐसे ही किया है, यहाँ पे 32 है, इसको 16 से डिवाइड किया, तो ये आपकी मीन वैल्यूज आ गई। अब एफ रेशो हमें किसका निकालना है, एफ रेशो हमें निकालना है एस एस ए को पहले हम एस एस डब्ल्यू से करते हैं जब वन वे अनोवा होता है उसमें, लेकिन यहाँ पे हम पहले एस एस ए को करेंगे। एस एस डब्ल्यू कितना है हमारा 2 है, ये ध्यान रखना है, एस एस डब्ल्यू 2 आया हमारा, तो हम ऊपर की चारों चीज़ों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले एस एस ए को करा जैसे करते ही थे वन वे अनोवा में, फिर हमने ए ग्रुप वाले को भी 2 से डिवाइड कर लिया, बी ग्रुप वाले को भी 2 से डिवाइड कर लिया, और दोनों के इंटरेक्शन ए इंटू बी को भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो यही फॉर्मूला चल रहा है, लेकिन अब की बार क्योंकि हमने मीन भी 3-4 निकाले हैं तो वो सारे ही एस एस डब्ल्यू से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल मीन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके टोटल एफ रेशियोज आ रही है, मतलब मीन को डिवाइड करके हमने टोटल 4 एफ रेशियोज निकाल ली हैं। एक 4.425 है, एक 0.025 है, एक 4.225 है, एक 9.025 है, इस तरीके से। ये हमारी कैलकुलेशन तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, एफ टेबल पे जाएंगे। अब देखो आप इसको एक चीज बड़े ध्यान से देखो, हमने सबको 2 से डिवाइड किया है, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 है, तो सबका ही डिनोमिनेटर 16 रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर इनका अपना अपना होगा। जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था यानी कि 3, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 16। इसको हम कंपेयर करेंगे एफ, इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 आया है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिनोमिनेटर 16 ही रहेगा क्योंकि डिवाइड हमने 16 से ही किया है। इसको हम कंपेयर करेंगे 1 और अगेन 16, क्योंकि इसका भी उसी से आया था, 1 ही आया था। और इस तरीके से ये 3 वैल्यूज हमने निकालनी है अब एफ टेबल में। तो ये 3 वैल्यूज देख लेते हैं। तो ये हमारा एफ टेबल है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल का। हमने पहला देखना था 3 और 16 का, तो यानी कि न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 16। तो इसके सामने जो हमारी वैल्यू आ रही है थर्ड कॉलम में वो आ रही है 4.077। इसको हम नोट कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमारी आ रही है 4.077 जो कि 3 और 16 की है, जिसको हमने इससे कंपेयर करना है। अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू हमारी F1 और 16 है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 16 के आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 6.115। तो दूसरी वैल्यू हमारी आ रही है 6.115। तो ये भी 6.115 हो जाएगी और दूसरी वाली भी, क्योंकि दोनों का ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है उसकी वैल्यू 4.077 है, और बाकी तीनों जो है क्योंकि उन सबका न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 16 है, तो बाकी तीनों की वैल्यू कंपेयर होगी 6.115 से। तो पहले वाले में देखिए तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो टेबल वैल्यू से बड़ी है, और कैलकुलेटेड अगर टेबल वैल्यू से बड़ी होती है, कैलकुलेटेड है 4.425 और टेबल वैल्यू है 4.0, तो कैलकुलेटेड अगर बड़ी आ जाती है तो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है कैलकुलेटेड बड़ी होने से। बाकी तीनों में अगर हम देखें तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2 की छोटी है, 1 की बड़ी है, यानी कि ये वाली वैल्यू तो हमारी 6.115 से छोटी है, ये वाली वैल्यू भी छोटी है, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है।
तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारे बिटवीन द ग्रुप ए और बी है ना, वो दोनों तो रिजेक्ट हो, वहां पे तो एक्सेप्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस, लेकिन जो ये वाला है, दोनों का जो इंटरेक्शन वाला है ना, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस। तो हमारा नल हाइपोथेसिस कहाँ कहाँ रिजेक्ट हो गया, जहाँ जहाँ हमारी वैल्यू बड़ी आ गई टेबल की वैल्यू से, यानी कि जो अमंग द ग्रुप वाला था वो रिजेक्ट हो गया, और ये कि जो इंट्रैक्शन वाला था ए और बी का, ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो बीच के दो हैं बिटवीन द ग्रुप्स वाले, वो एक्सेप्ट हो गए हैं, क्योंकि वो वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से छोटी है। अब इन्होंने इंटरप्रेट कैसे किया हुआ है, एफ टेबल हमने देख लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 6 नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 और 16 है, और 3 और 16 है, जैसे हमने किया है वो हमने देख लिया है। तो एफ कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड एंजाइटी आर स्मॉलर देन द टेबल, यानी कि ए और बी वाली इसकी बात कर रही है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड टाइप ऑफ एंजाइटी वाली वैल्यूज टेबल वैल्यू से छोटी हैं, ठीक है। एंड देयर फोर दी ऑब्टेन्ड एफ वैल्यूज आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटी है, यानी कि हमारा 0.05 लेवल पे नल हाइपोथेसिस जो है वो रिटेन हो गया है, रिटेन हो गया है, ठीक है। अब इन केस ऑफ इंट्रैक्शन इफेक्ट, इंट्रैक्शन इफेक्ट में क्या था, ये वाला जो है लास्ट वाला, ये बड़ी है हमारी वैल्यू, ठीक है। इन केस ऑफ इंट्रैक्शन इफेक्ट दिस वैल्यू इज फाउंड हायर देन द एफ वैल्यू, जो कि मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। ये लिख लिया इन्होंने, ओके। और जो अमंग द ग्रुप था उसके केस में भी ऐसे ही था। अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया इन्होंने वो देखो, ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा टाइप ऑफ पर्सनालिटी और टाइप ऑफ एंजाइटी वाला जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आया था, क्योंकि वो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया था, हमारी वैल्यूज छोटी थी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया था इस केस में। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है, मतलब चाहे कोई एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे कोई इंट्रोवर्ट हो, चाहे हाई एंजाइटी हो, चाहे लो एंजाइटी हो, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है। सिमिलरली एंजाइटी लेवल का भी नहीं आ रहा है, जैसे पर्सनालिटी का नहीं आ रहा वैसे एंजाइटी का नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बीच वाली दो वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिख दिया है। अब दूसरा वाला केस जो है, जहाँ पे हमने इंट्रैक्शन इफेक्ट वाला देखा था ए और बी वाला, इसमें क्या है, ये वैल्यू आपकी बड़ी आई है, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, मतलब कहने का ये है कि मीन में फर्क आ रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, दोनों की इंट्रैक्शन जब होती है पर्सनालिटी की और एंजाइटी की आपस में, तो फर्क आ जाता है एकेडमिक अचीवमेंट में। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि स्टूडेंट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड देयर एकेडमिक अचीवमेंट। इस केस में पर्सनालिटी और एंजाइटी का अगर आपस में इंट्रैक्शन होता है तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम द मीन वैल्यूज ऑफ द टेबल 4.2.3 इट इज एविडेंट दैट स्टूडेंट हु आर एक्सट्रोवर्ट and have low level of anxiety are comparatively good in their academic achievement। तो अगर हम उस टेबल को देखें जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये इस टेबल की बात कर रहे हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट हैं और जो लो लेवल ऑफ एंजाइटी वाले बच्चे हैं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी है, मतलब अब एक्सट्रोवर्ट को और एंजाइटी को आपस में इंटरेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यूज में फर्क आया है। इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, जो कि कहता है कि फर्क नहीं आ रहा है, तो वो रिजेक्ट हो गया, यानी कि आपस में जब पर्सनालिटी और एंजाइटी इंटरेक्ट करते हैं तो फर्क आता है। तो उस केस में ये देख रहे हैं हम कि देखो मीन वैल्यू इसकी ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर एक्सट्रोवर्ट है और लो एंजाइटी है तो उस केस में उसकी एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा बेटर होगी रेदर देन एक्सट्रोवर्ट कोई हाई एंजाइटी वाला हो। और दूसरा ये क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ इंट्रोवर्ट दोज हु हैव हाई लेवल ऑफ एंजाइटी आर बेटर इन एकेडमिक अचीवमेंट। और इंट्रोवर्ट के केस में किसका बेटर है, जिनकी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, क्योंकि इनका ज़्यादा है, दोनों में से इनका ज़्यादा है। तो अगर हम पर्सनालिटी और एंजाइटी का आपस में इंट्रैक्शन वाला देखेंगे तो इस केस में इंट्रोवर्ट के केस में हाई एंजाइटी वाले बेटर हैं, एक्सट्रोवर्ट के केस में लो एंजाइटी वाले बेटर हैं। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ए और बी की वैल्यू जो थी उस केस में हमारी वैल्यू बड़ी आई थी और हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया था। आपस में जब इनका करा था दोनों एक्सट्रोवर्ट्स का, दोनों एंजाइटी वालों का, तो नहीं हुआ था, इसलिए हमें उसको आगे इंटरप्रेट नहीं किया।
तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिखी हुई है। आपको ये समझ आ जाए, आई होप। नहीं भी आती है तो आप एक बार फिर से अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरीके से इन्होंने इंटरप्रिटेशन लिखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 करेंगे, तो हो सकता है आपको उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।